सरकारी सेशन में अपनी कहानी पढ़ने देने का मौका दिया और अलाउ किया। मेरी कहानी का हिंदी टाइटल है कहानी चूल्हा नहीं जला है। इसका एक पैराग्राफ मैं सिंधी में पढ़ूंगी और बाकी मैं हिंदी ट्रांसलेशन किया है और वो खुद ही किया है मैंने। कोई क्षति रह गई हो तो माफ़ करना। सिंधी में टाइटल है चुल्ह न वरिया। 25 सालन जी ज़िंदगीअ जे बोझे हेठि अंजलीअ जी जवानी बेलगाम ऐं बेपरवाह थी निखरी पई हुई, पर हिनखे किथे कंहिं बि ॻाल्हि जो होश हो। हुनखे त ॿार सवारण जी बि फुर्सत कोन हुई। हूअ त जवानीअ जी आशाउनि उमंगनि उद्यमनि तरफ़ां मिलियल सूखड़ी ऐं ज़िंदगीअ जे पूरे कंदे बि मस्त हुई। हिंदी में पढ़ूंगी। चूल्हा नहीं जला है। 25 सालों की जिंदगी के बोझे तले अंजलि की जवानी बेलगाम और बेवफा होकर निखर चुकी थी, पर उसको कहाँ इस बात का होश था। उसको बाल संवारने तक की भी फुर्सत नहीं थी। वह तो जवानी की आशाओं उमंगों उद्यमों की तरफ से मिले तोहफे और जिंदगी से मिली हुई मजदूरी के काम करने में मस्त थी। सुबह को उठते से ही पानी भरने के काम से दिन की शुरुआत करती थी। गांव से दूर अलग थलग बसी हुई छोटी छोटी झोपड़ियों के बीच में एक झोपड़ी अंजलि की भी थी। बचपन में ही अंजलि की शादी हो गई थी। 2 लड़कियों के पालन पोषण और शराबी जुआरी पति का बोझ उससे वास्तव में अब बहुत ज़्यादा लग रहा था। एक एक घर में जाकर बर्तन मांजना, झाड़ू लगाना, पोछा मारना और दूर हैंडपंप में से पानी भर भर कर अब उसकी कमर जवाब दे रही थी। सुबह से शाम तक मजदूरी करके भी वह सिर्फ खिचड़ी ही कमा पाती थी। हाँ, खिचड़ी। रोज शाम को 6 बजे बाहर रखे हुए चूल्हे पर बड़े बर्तन में खिचड़ी बनाती थी, जिसका इंतजार उसकी बेटियों और उसके पति को सुबह से होता था। सारा दिन भटकने के बाद उसका शराबी पति 6 बजे बराबर घर पर प्रकट हो जाता था। दूर से ही खटिया पर बैठकर वो चिल्लाना शुरू कर देता। किसको कितनी खिचड़ी देनी है उसका फैसला अंजलि पर था। हर रोज किसी एक का ही पेट भर पाता था। आज की बात कुछ और थी। जिस जिस घर में काम करने के लिए अंजलि गई, वहां से उसको जवाब मिला, आज छुट्टे पैसे नहीं हैं, कल ले जाना। सेठ विजेंद्र सिंह ने बोला था, अलमारी की चाबी नहीं मिल रही है, कल आना। अपनी बेटियों के पीले पड़े हुए चेहरे और अंदर दबे हुए पेट की तरफ बार बार वह देख रही थी। 2 प्याले पानी के भरकर उनको वह पिला चुकी थी। वहां उसका घरवाला भी आ पहुंचा। वह झोपड़ी के बाहर चली गई। वहीं पर उसको रोककर उससे पूछा, आज कितना कमाया है? आज की मजदूरी दे, नहीं तो खिचड़ी नहीं मिलेगी। शराब का नशा करने के बाद उसे थोड़ा थोड़ा होश था। नहीं चाहिए तेरी खिचड़ी, मैं बाहर से बिस्किट लेकर आता हूँ, चिल्लाकर जवाब दिया। अंजलि ने बोला, संभाल अपने आप को, बिना पैसे कौन तुझे बिस्किट देगा? कितने दिन ऐसा चलता रहेगा? मेरी इन 2 बेटियों की तरफ देख, उनके खाली पेट पर दया कर। जा मालिक से उधार ले आ। आज तो कोई भी नहीं देगा, क्योंकि आज मुझे कोई मजदूरी का काम मिला ही नहीं है। तुझे खिचड़ी तो कमानी ही पड़ेगी। बड़बड़ाता हुआ वह नीचे गिर गया। हाथ से पकड़ के उसने उसे खटिया पर जैसे तैसे सुला दिया। शाम हो चुकी थी। रात को दोनों बेटियां को साथ में लेकर झोपड़ी में नीचे एक फटे हुए गद्दे को बिछाकर सो गई। उसको भी तो भूख लगी थी, पर वो किससे अपने मन की बात कहे। सारी रात उसको नींद नहीं आई। ऐसा कितने दिन चलेगा, वह सोच रही थी। सेठ विजेंद्र सिंह की कही बात उसे याद आ गई। विजेंद्र सिंह ने उसे तो
वैसे तो वो नेक दिल और दयावान इंसान था। इससे पहले भी अंजलि को कितनी बार मदद कर चुका था, पर हर बार सेठ के आगे हाथ फैलाना उसको शर्मसार कर रहा था। विजेंद्र सिंह ने बोला था कि अपने पति को तलाक दे दे। शराबी और जुआ खेलने वाला कभी भी अपना घर नहीं बना सकता। सेठ ने उसे कहा था, मेरे साथ आकर रहे, मैं तेरी और तेरी बेटियों की जवाबदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। अचानक ऐसी बात सुनकर अंजलि दहल सी गई। समाज में लोग क्या कहेंगे? हमारी बिरादरी में तो आज दिन तक ऐसा कोई किस्सा नहीं बना है, कहीं समाज से बाहर न निकाल दे। ऐसी कल्पनाओं के बीच उसने सेठ की उन्हीं बातों को भुला दिया था, पर आज बार बार उसे वही बातें याद आ रही थी। सेठ की पत्नी थी, पर वह बहुत बीमार रहती थी। 2-3 साल से उसने खटिया पकड़ ली थी। वह उठ बैठ नहीं सकती थी। खाना पीना भी सेठ अपने हाथों से ही उसे खिलाता था। घर में दूसरा और कोई नहीं था, न कोई बच्चा और न कोई और। सेठ को अंजलि के हाथों से बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता था। वह उंगलियां चाट चाट कर उसका खाना खाता था और बोलता था, तू साक्षात अन्नपूर्णा है। दया भी बहुत आती है सेठ पर। सब कुछ है उनके पास, सिर्फ अपनी पत्नी का सुख नहीं, बेचारा। पर मैं क्या कर सकती हूँ? छोटी बेटी के तेज सांसों की चलने की आवाज़ सुनकर अंजलि की तंद्रा टूट गई। बच्ची को सीने से लगाकर थपथपाना शुरू कर दिया। उसका पूरा बदन बुखार से तप रहा था। जल्दी से उठकर बर्तन में पानी भरकर आई और पानी की पट्टियां उसके सिर पर रख रही थी। कल पता नहीं क्या होगा, इसको छोड़कर काम पर जा पाऊंगी या नहीं। अगर नहीं जा पाई तो उसी चिंताओं में उसको नींद आ गई। पानी भरने के लिए हैंडपंप के आगे लगी लाइन में खड़ी भीड़ की आवाज से उसकी आंख खुल गई। छोटी के शरीर को छूकर देखा, अब बुखार थोड़ा कम हुआ था। वह घड़ा लेकर पानी की लाइन में जाकर खड़ी हो गई। आज फिर सेठ के पास जाना ही होगा। जो भी काम बताएंगे बोलेंगे करके आऊंगी और रोकड़े पैसे लेकर ही आऊंगी। कल से घर में चूल्हा नहीं जला है। दोनों हाथों से अपने बालों का जूड़ा बनाते हुए घड़े को उसने कमर में काबू किया और फिर घर तरफ चलने लगी। बड़ी बेटी को छोटी बेटी का ध्यान रखने के लिए बोल दिया और सेठ के घर पहुंची। सेठ की आंखों में जैसे चमक आ गई। बहुत अच्छा हुआ तू जल्दी आ गई। क्या हुआ सेठ, तबीयत तो ठीक है ना? आज तो बर्तन भी साफ नहीं हुए हैं, कल के बर्तन भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। लाओ पहले मैं बर्तन साफ कर दूं। ऐसा बोलकर वो रसोई घर में चली गई। कमरे से आवाज आई, अंजलि फिलहाल बर्तन छोड़ दे, बहुत भूख लगी है, नाश्ता बना दे, रसोइया नहीं आया है। तेरी सेठानी की भी तबीयत ठीक नहीं थी, सारी रात उसकी सेवा में गुजारी है। उसका बुखार बिल्कुल नहीं उतर रहा था, अब तो भूख से जान ही निकल जाएगी, जल्दी कर। हाँ हाँ सेठ, अभी जल्दी ही भाखरी बनाती हूँ, दही और भाखरी का नाश्ता खा लो, ठीक है? सेठ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नहीं पर अंदर कमरे में नाश्ते का इंतजार करने लगा। अंजलि ने तेजी से 2 भाखरियां बनाई और अंदर वाले कमरे में सेठ को खिलाने के लिए पहुंची। वापस लौटते समय यानी कमरे से बाहर निकलने के समय पलंग के कोने में लगी हुई कील उसकी पुरानी सलवार में फंस गई और सलवार में एक बड़ा सा छेद हो गया। उसी छेद से उसकी पूरी टांग की जवानी से साफ साफ देख पा रहा था। सेठ ने जल्दी से अपनी उंगली उस फटी हुई सलवार में फंसाई और उस सलवार को ज्यादा फाड़ दिया। अंजलि नीचे गिर गई, उसकी घबराहट बढ़ गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई। वह भी तो जवान थी और सुंदर भी। उसको मिली जुली एहसासों की अनुभूति हो रही थी। दुनिया ने उसको बचपन से ही ऐसी मजदूरी के चक्कर में रोक रखा था जहां उससे अच्छा बुरा, नीति अनीति या धर्म अधर्म के विचार करने की फुर्सत ही नहीं मिली थी। हर वक्त उसके जहन में सिर्फ
एक ही बात घूमती थी कि खिचड़ी कमाऊं, खिचड़ी पकाऊं और खिचड़ी खिलाऊं। आज ही तो उसे खुद के औरत होने का और प्रेम भरी जवानी की मादकता का एहसास हुआ था, पर उसी समय उसे अपने पति की याद आने लगी। खिचड़ी तो तुझे कमानी ही पड़ेगी। जीवन में पहली बार किसी पुरुष का छूना उसे अच्छा लग रहा था, पर दूसरे ही पल उसे अपनी बीमार बेटी, शराबी पति, टूटी फूटी झोपड़ी, गरीबी, मजदूरी और जद्दोजहद से भरी जिंदगी एक तस्वीर की तरह उसके सामने खड़ी हो गई। मादकता से भरा हुआ शरीर तुरंत निष्क्रिय हो गया। दिल में से आवाज निकली, हाय रे खिचड़ी। जीवन का ये पहला एहसास भी जलते हुए चूल्हों में अंगारों की तरह जलने लगा। उसको लग रहा था जैसे ये पलंग की मिट्टी का बर्तन है और जिसमें वह खुद खिचड़ी बनकर उसमें पक रही है। उसे अपने पति की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी कही हुई बातें उसके कानों में गूंज रही थी। अंजलि, तू भी खिचड़ी जैसी है। उसने सेठ को जबरदस्ती हाथों से बाजू में धकेला। उसकी रोने से किसी को भी हमदर्दी नहीं थी। दिन की रोशनी में उसका रोना घुट सा गया। अंदर ही अंदर रोते वह पलंग पर ही पड़ी रही। शाम मर गई थी, रात जम चुकी थी। अंधेरा, रोशनी, आवाज और मौन। हर रोज की तरह आज भी रात थी, पर अंजलि थी भी और नहीं भी। अंजलि वापस घर लौटी। उसे समय उसका पति रसोई घर में खिचड़ी की राह देखे बैठा। जैसे ही वो रसोई घर में पहुंची, सबने उसे घूरना शुरू किया। अंजलि सुंदर, अति सुंदर लग रही थी। उसकी मैली फटी सलवार, मैला कुर्ता और मैला दुपट्टा उसके शरीर पर नहीं था। उसकी जगह शरीर पर था कढ़ाई किया हुआ सिल्क का कुर्ता, सिल्क वाली सलवार और उसी से ही मैचिंग प्रिंट वाला दुपट्टा। उसके ठाठ, उसके रंग ढंग, उसकी चाल बिल्कुल सेठानियों की तरह थी। अंदर घुसते ही उसने अपने हाथों में पकड़े हुए 2 टोकरियों में से मिठाई के बॉक्स को गिरने दिया। चूहों ने तुरंत उस पर छलांग लगाई। पीछे से उसका पति चूहों को भगाने की कोशिश कर रहा था। वही एक पल था जब उसका पति उससे कुछ पूछना चाहता था, पर कुछ भी न पूछ पाया। मौन और शांति घड़ी की आवाज से ज्यादा भयानक लग रही थी। अंजलि धीरे से इसी मिठाइयों की टोकरियों को सीधा करते हुए नीचे मिट्टी में बैठ गई। उसके पति ने बोला, सबको थाली में निकाल कर दे। अंजलि ने बिना किसी हिलचाल के जवाब दिया, अब सबको डालकर देने की क्या जरूरत है? जितना खाना है खाओ, कल इससे भी ज्यादा खाना मिलेगा। उसने इरादे से अपने पति की तरफ देखा। आंखों की वह नफरत उसका पति सहन नहीं कर पाता। अगर वह होश में होता तो वह दौड़ के बाहर चली गई और अपने आप को खटिया पर जाकर फेंक दिया। थैंक यू।